हेलो एवरीवन। 2024 के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दो, तो वो अब बनाते हैं। और एक डिस्क्लेमर वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि 2023 वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से कुछ स्लाइड्स मैं रीयूज़ करूँगा इसमें, क्योंकि देखो जेई देने का तरीका और तैयारी करने का तरीका नहीं बदलता एक समय में, ठीक है। तुम वही चीज़ तैयार करोगे तो फिर वो मैं रीयूज़ करूँगा। और एक और चीज़, मैं जितनी टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में बताऊँगा वो सब मैंने खुद यूज़ की थी और उससे मेरा रिजल्ट आया था। तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने यूज़ नहीं की थी और मैंने कुछ सुना है या फिर ये काम करता है, ठीक है। तो सिर्फ वही वाली चीज़ें बताऊंगा जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह होंगे तो देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं, तुम सोच रहे हो यार ये बंदा क्यों ज्ञान दे रहा है। तो मैं 2022 में पेपर दिया था और एडवांस में 395 रैंक आई थी और MNC डुअल ब्रांच है मेरी IIT दिल्ली में, ठीक है। अब देखो तुम्हारे जितने भी लोग हैं ना, अभी 3 कैटेगरीज में फॉलो करेंगे। कुछ होंगे कॉन्फिडेंट से मेरा मतलब है तुम्हारा 11th का सिलेबस 11th के एंड तक हो गया था और मतलब 70 to 80% हो गया था। तुमने 1-2 अच्छे मॉक टेस्ट भी दे दिए थे और तुम्हारे जो भी कोचिंग में हो तुम उसके मॉड्यूल या फिर जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो तुमने उसका भी एक अच्छा चंक सॉल्व कर लिया था, तो तुम ये कॉन्फिडेंट वाले में हो गए। फिर तुम्हारा 11th हो सकता है गड़बड़ है या फिर तुम थोड़े कन्फ्यूज हो कि यार मेरा ये छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है, मेरी तो उतनी अच्छी तैयारी अभी नहीं है। और फिर बिल्कुल ही उब चुके हैं कुछ लोग, तो वो कैटेगरी है। अब सबसे बड़ा जो मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूँ वो है कि तुम सब अभी सोच रहे होगे कि इन लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आता है इन लोगों का होता है। और मैं क्योंकि इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस नेगेटिव एनर्जी वाले लूप में फंस रहा हूँ। तो मैं किसी और के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जिस टाइम पे अभी तुम हो, मतलब 12th के मिड में मैं जब था तो मैं इस कैटेगरी में था, ठीक है। मुझे 11th का काफ़ी सारे चैप्टर बिल्कुल साफ थे, और साफ से मेरा मतलब मुझे 12th के मिड में उसी टाइम पे 11th में मैथ्स में कोनिक सेक्शन बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मो और दोनों आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं आते थे, और फिजिक्स में रोटेशन बिल्कुल नहीं आता था, मतलब बिल्कुल ही नहीं आता था। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा था, उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें चार्ज एक रिंग पे घूम रहा होता है, मुझसे वो भी सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें सिंपल एक एंगुलर मतलब तुम्हारा वो लग रहा था, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा था, बहुत ही बेसिक, मुझसे वो भी नहीं हुआ। और फिर मुझे पता चला अच्छा मेरी मैकेनिक्स बिल्कुल साफ है, इसलिए गलती हो रही है, ठीक है। तो ये होता है, तुम सही पाथ में जाओगे तो इस कैटेगरी से उठ के तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और तुम अगर गलत पाथ में जाओगे तो इस कैटेगरी से उठ के तुम्हारा बहुत गलत रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं यहाँ से उठ के फिर अच्छा रैंक आ गया फाइनली। तो देखो पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं सबके लिए, ठीक है, और आगे ड्रॉपर्स के लिए भी एक बात डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले तो अपना स्लीप और टेस्ट शेड्यूल प्लीज़ ख़राब मत करना, ठीक है। कोई भी बंदा 6 घंटे से कम नहीं सोएगा और कोई भी बंदा 10 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोएगा, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल से मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो 9 से 12 और 2 से 5 वाले टाइम स्लॉट्स में देने की आदत डालो धीरे धीरे, ठीक है। तुम्हारे अपने बॉडी को अडैप्ट होना चाहिए कि मुझे 9 से 12 के बीच में काफ़ी एक्टिव होना है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अभी से ही तुम एक मॉक पर वीक देना शुरू कर दो। देखो मॉक टेस्ट और जो टेस्ट देते हो उससे जितना इंप्रूव करोगे ना तुम, उतना सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो फिर एक मॉक देना शुरू कर दो अभी। और जैसे टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं, तो तुम वहाँ से चैप्टर वाइज टेस्ट निकाल लो, जैसे पुराने मिल जाते हैं कि ये मैकेनिक्स पे एक मॉक टेस्ट है तो वो दो, लेकिन देना शुरू कर दो। तुम्हें आइडिया लगेगा अच्छा 3 घंटे बैठ के पेपर देने में ऐसा लगता है, ठीक है। उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना शुरू करो अभी से ही। मैं बोलूँगा अपने हाथ से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जितने मदद करेंगे उतना मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई पुराना चैप्टर बहुत पहले का चैप्टर है तो मैं चाहिए कि अच्छा इसके शॉर्ट मतलब मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बन जाए, तो फिर तुम मेरा शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो यहाँ कहीं शायद आ जाएगा, वरना मेरे चैनल पे जाके ले लेना, ठीक है। उसमें मैंने सारे अपने शॉर्ट नोट्स बना के डाले हुए हैं एक लिंक पे। तो उसके बाद जो भी तुम प्रॉब्लम्स कर रहे हो, तुम्हारी बुक इस तरह से होगी या फिर मॉड्यूल जो भी इस तरह से होगा, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तुम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो और जिनमें फंस रहे हो उनको सर्कल करो। मैं ऐसे करता था, जिनमें मैं फंस गया या फिर जो मुझे मतलब ऐसा है डाउट है उनको मैं सर्कल कर दिया। अगर वो डाउट मेरा क्लियर हो गया सर से डिस्कस करके, दोस्तों से डिस्कस करके, तो मैं उसके ऊपर टिक लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से, और या फिर सॉल्व करते करते मुझसे सॉल्व हो गया लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ है ये, तो मैं उन पे ऐसे सर्कल करके टिक लगा देता था। मतलब बेसिकली फिर मेरी बुक एक पॉइंट पे ऐसी हो गई, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम मुझे टफ लगे, सर्कल कर दिया तो मतलब मेरा डाउट है, एक बार डिस्कस हो गया और क्लियर हो गया तो टिक हो गया, ठीक है। इस तरह से बना दिया। तो डिस्कस करने के बाद मेरी बुक ऐसी लगी। अब जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा ना दिसंबर तक, तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो मार्क्ड वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हें सिर्फ ये वाले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ये वाले जब अटेम्प्ट करोगे तो इनमें भी फिर से मे बी 1-2 क्वेश्चन में फंसोगे, तो उनको एक दूसरे कलर से मार्क कर दो और फिर डिस्कस कर लिया तो टिक कर दो, इस तरह से दूसरे कलर से,
ठीक है। अब जब तुम तीसरी बार आओगे तो तुम सिर्फ इन अलग कलर वाले को करना है सॉल्व। तो जब बोलते हैं ना कि कोई बुक या कोई मॉड्यूल तुम्हें 3-4 बार सॉल्व करने हैं, या जेई के जो टॉपर्स हैं उन्होंने 6-6 बार मॉड्यूल लगाई थी, तो उनका मतलब ये होता है पूरी मॉड्यूल बैठ के सॉल्व करने का टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास 6 साल नहीं है कि तुम बैठ के पूरी मॉड्यूल 6 बार लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं होता। तुम्हें ये वाले करने हैं, समझ गए, ठीक है। अब प्लीज़ अपना मेंटल स्टेट सही रखना, क्योंकि 70 to 80% गेम जेई में मेंटल है। तुम अगर मेंटली स्ट्रांग हो, और मैं बोलूँगा कि मेरी तैयारी में ये एक मैं अच्छा पॉइंट मानता हूँ कि मैंने इस पर काफ़ी काम किया था, और 70 to 80% गेम मेंटल है। तो मतलब अगर मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया कि मेरा रिजल्ट आएगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी डील है ही नहीं, और मैं बस मज़े के लिए पढ़ रहा हूँ अपना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हैं, अपना एफर्ट मारते हैं, जो आएगा देखा जाएगा। तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें रिजल्ट आने से, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या कि तुम एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट कैसे, ये मैंने कल्पित भैया की वीडियो सीखा था, A-A और A+। अगर तुम्हारे चैप्टर्स में कोई भी सारे चैप्टर के लिए बनानी है, ठीक है, तो तुम्हारे मान लो फिजिक्स में कोई चैप्टर में अगर तुम्हें CBSE भी नहीं आता, यानी तुम बिल्कुल साफ हो उस चैप्टर में, कुछ नहीं आता, तो वो तुम्हारा A- हो गया। A का मतलब हो गया, अगर मैं तुम्हें जेई मेंस के 10 सवाल दूंगा ऑफ मेंस, तो उनमें से 6 से 8 सवाल तुम सही बना दोगे अगर विद करेक्ट आंसर, तो तुम्हारा वो A में है। अगर मैं तुम्हें 10 एडवांस लेवल के प्रॉब्लम दूंगा, जेई एडवांस के PYQs दूंगा, उनमें से 6 से 8 क्वेश्चन अगर तुम सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा A+ वाले में है, ठीक है। अटेम्प्ट इसलिए मैंने बोला क्योंकि एडवांस में कई बार होता है बिल्कुल ब्लैंक ही हो गए भाई, 10 लाइन लंबा तो क्वेश्चन ही है, पढ़ने के बाद बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, पेन चल ही नहीं रहा बिल्कुल, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मे भी तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं आया, लेकिन तुम अप्रोच तो कर पा रहे हो, स्टार्ट तो कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारा A+ वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो तुम्हारी दीवारें हैं ना, उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। एंड तक मैं बोलता हूँ तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जब आखिरी 1-2 महीने बचे होंगे ना एडवांस में, तो तुम्हारी दीवारें इतनी भर जानी चाहिए कि रोज़ सुबह उठ के तुम 1-2 घंटे सिर्फ दीवारें रिवाइज कर रहे हो अपनी, ठीक है। और मतलब मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत की चीज़ थी जिससे मतलब मेरा इनऑर्गेनिक स्पेशली बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया था इससे। तो मतलब सब कुछ मैं ऐसे, सब कुछ नहीं, जो तुम्हें लगता है तुम्हें बार बार देखना चाहिए, रिवाइज करना, जैसे हाइड्रोकार्बन्स का ये चार्ट यहाँ लगा दिया, और ये अमीनो एसिड्स लिख के यहाँ लगा दिए। तो इस तरह से जब तुम पेपर में जाओगे ना, तुम बार बार उठ के जब अपनी दीवारें देखते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें याद हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो अपनी दीवारें यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करो, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल में ये मैंने अपना टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ लगाया हुआ है। ये मैंने अपने जब इसी टाइम पे जुलाई अगस्त के टाइम पे ये मेरा शेड्यूल रहता था। तो अब देखो, सेम एज इट इज़ मत उतारना, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। तुम्हें पहले कुछ टाइम रखना होगा थ्योरी पे, फिर उसके बाद उसका एटलीस्ट डबल से 2.5 टाइम्स प्रैक्टिस पे, ठीक है। जेई एडवांस और जेई मेंस तुम्हारे प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम है। तुम्हें थ्योरी कितनी भी आती है, तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा पेपर में। उसके बाद देखो 11th तो मेरी साफ थी, तो 11th के लिए टाइम देना पड़ा इधर, ठीक है। उसके बाद मुझे फिजिक्स में मज़ा आता था, तो फिर थोड़े टफ प्रॉब्लम्स हो गए इरोडोव लेवल के, तो वो मैं कर देता था, मतलब अपना थोड़ा टाइम देता था कि ठीक है अच्छा करेंगे इस टाइप के। ये हुआ, तो इस तरह का प्लान बनाओ। और अपने रेफरेंस के लिए तुम ये मेरा देख सकते हो कि ये, और हाँ, आउटडोर स्पोर्ट्स से प्लीज़ थोड़ा टाइम देना रोज़, ठीक है। रोज़ 1 से 2 घंटा देना ही देना है, ठीक है। और मतलब तुम्हें लगता होगा ये तो टाइम वेस्ट है और ये हम कॉलेज जाके करेंगे, अभी क्यों करना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसमें ये रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा माइंड शार्प है, तुम्हारा माइंड एक्टिव है, रिफ्रेश्ड है, तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे हर चीज़ में, ठीक है। तो तुम स्पोर्ट्स पे प्लीज़ ध्यान दो। स्पोर्ट्स नहीं तो वॉक करने चले जाओ यार, दोस्तों से मिले, घूमो फिरो, ठीक है। मोबाइल पे नहीं, मतलब बाहर जाके एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद अब देखो, कॉन्फिडेंट वाला जो बंदा था उसके लिए कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना। तुम्हें मतलब देखो क्लीशे सा लगेगा, मेरा एक दोस्त था, वो मैथ्स के एक पर्टिकुलर सवाल में अटक गया था जेई एडवांस में, ठीक है। और हमें उससे एक्सपेक्टेड था कि मतलब कमाल ही करेगा, अंडर 100 वाला बंदा था वो, लेकिन मैथ्स के एक पर्टिकुलर सवाल में अटक गया कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा ही, उसमें अटक गया और आगे का सवाल नहीं देख पाया, और फिर उसकी थोड़ी पीछे आ गई रैंक, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे 10 गुना आ गई रैंक, इस तरह से। तो मतलब ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस और जो ईगो वाली प्रॉब्लम है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसमें तुम कब फंस जाओ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो उससे बच के रहना, ठीक है। और मैं बोलूँगा 1-2 जो तुम्हारा इरोडोव और ब्लैक बुक लेवल के प्रॉब्लम्स है ना, वो देने एक अब स्टार्ट कर दो तुम थोड़े से। अब तुम्हारा बैकलॉग तो ऐसा है ही नहीं ना, तो तुम ये जो टाइम है ये यहाँ पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपने टफ प्रॉब्लम्स और बढ़ाने में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब जो बुक्स हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। अब रेलेवेंस तो मेरे हिसाब से तुम डिफाइन कैसे करते हो यार, मेरे हिसाब से तो बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि तुम बोलते हो कि रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इरोडोव का एज इट इज़ वो प्रॉब्लम उठ के एडवांस में नहीं आ सकता,
ठीक है, नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे रिलेवेंस की डेफिनेशन वो है तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से रिलेवेंस क्या होता है कि अगर उस प्रॉब्लम में एक पर्टिकुलर चीज़ मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा मैं ऐसे अगर सोचूंगा इस प्रॉब्लम को तो बहुत सिंप्लीफाइड हो जा रहा है। तो अगर एडवांस वो प्रॉब्लम पूछ देगा कुछ चीज़ें को वैसे ही सिंप्लीफाई करके, मान ले वैल्यूज़ और साफ दे दी, सिचुएशन थोड़ी और सिंपल कर दी, तो उसमें अगर तुम वो ट्रिक सीख ले हो यहाँ से उठा के, तो फिर वो अगर तुम वहाँ यूज़ करोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा ना। तो मैं बोलता हूँ इसलिए रेलेवेंट तो डेफिनेटली है। और इरडो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है फिजिक्स के लिए, एडवांस लेवल की, ठीक है। तो तुम थोड़े से ये देने शुरू कर दो, और कुछ कुछ जो बहुत ही हार्ड मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो भी एक दो दे देना। तो क्या होता है कि वो भी रेलेवेंट इसलिए हैं क्योंकि जैसे 2022 का पेपर था वो बहुत ही टफ आ गया था, और मुझे याद है एक कोचिंग का टेस्ट था जो ऐसे ही बहुत ही टफ आया था, उसमें मेरे मैथ्स में 4 आए थे 120 में से। तो तुम बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही इररिलेवेंट पेपर है, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे पेपर देने का। अब मेरे हिसाब से वो पेपर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए हो गया मेरे लिए क्योंकि उस पेपर ने, ठीक है, मे बी मुझे वो बहुत रिलेवेंट प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिए कि ये प्रॉब्लम एज इट इज़ एडवांस लेवल का है कि नहीं, ठीक है, नहीं दिए, लेकिन उस पेपर ने मुझे ये दे दिया कि मुझे अगर 6 घंटे दे देगा तू बैठ के, 6 घंटे में बैठा हूँ और उसमें मुझे एक पेपर देना है जिसमें मुझे आता ही नहीं है कुछ, तो मैं 6 घंटे कैसे बैठ के टैकल कर रहा हूँ, और 4 नंबर लाया वो भी कैसे लाया, ये सिखा दिया ना उस पेपर ने। तो 2022 में जैसा पेपर आया था बहुत ही टफ आया था, तो ये मुझे उसमें बहुत बेनिफिट हुआ कि अच्छा, मतलब ये मुझे उस मॉक टेस्ट से बहुत बेनिफिट हुआ कि इधर ऐसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं इस वाले बंदे पे जो थोड़ा कंफ्यूज था कि यार 11th तो ठुक गई है मेरी, 12th में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो दूसरे से डीमोटिवेट नहीं होना। जो बंदा ये बोलता है ना कि मेरी तैयारी यार इस टाइप से चल रही है, मैंने इतने पेपर निकाल दिए, मैंने ओलंपियाड भी निकाल दिया, तो उससे डीमोटिवेट होने का कोई सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उस बंदे की तो एक सीट है ना, तुम्हें उसको थोड़ी पीछे करना है। ठीक है भाई, तूने ओलंपियाड भी निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एक बंदे से आगे थोड़ी निकलना है तुम्हें, उसको छोड़ो। IT में 16,000 सीट हैं, तुम्हें 16,000 में से एक चाहिए, तुम उस बंदे को पीछे नहीं करना। तो अगर कोई भी बंदा तुम्हें बार बार ये नैक कर रहा है ना, या फिर तुम्हें दिमाग में आ रहा है यार मेरी कोचिंग में एक बंदा है वो वाला, वो तो बहुत तेज है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, होने दो ना, तुम्हें क्या, तुम्हें 16,000 में से एक सीट चाहिए या फिर उस बंदे को पीछे करना है, अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। उसके बाद अपने ये जो तुमने लिस्ट बनाई थी ना A- और A+ वाली, इसमें से जो A- वाले उनको खींच के A में लाओ, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाना रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है रादर देन यहाँ से यहाँ जाना। तुम CBSE लेवल की भी तैयारी नहीं है, उसको खींच के तुम मेंस तक ला सकते हो, ठीक है, लेकिन एडवांस तक जाना ऑब्वियसली टफ है। तो इनको पहले खींच के लाओ, और अभी देखो टाइम बहुत है, मतलब टाइम भरपूर है, 6 महीना + 6 महीना है। पहले 6 महीना तुम JEE मेंस तक है, उसके बाद 6 महीने JEE एडवांस तक है, तो तुम पूरा सिलेबस खींच सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करा था, ठीक है। तो फिर अब तुम क्या करो, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अपना आप देख लो, जो टीचर अच्छा लग रहा है तुम्हें, या फिर जो कोचिंग अच्छी लग रही है, जहाँ से भी तुम उस पर फिक्स करो, टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, उसके बाद तुमने उसके प्रॉब्लम्स किए, असाइनमेंट्स किए या मॉड्यूल की जो भी, उसके बाद तुरंत सारे चैप्टर्स की PYQ मेंस लपेटते जाओ, सारे चैप्टर्स ही करनी है, ठीक है, मेंस के सवाल नहीं छोड़ने। जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वैसे वैसे PYQ मेंस तुम्हारे हो जानी चाहिए उस चैप्टर की, चैप्टर वाइज आती है, कोई भी किताब ले लो, या अगर तुम्हारी मॉड्यूल ने दिया तो वहाँ से कर लो, तुम्हारी कोचिंग ने दिया अपनी मॉड्यूल्स में तो वहाँ से कर लो। PYQ मेंस ख़त्म करना है चैप्टर के साथ साथ। हमारा एम ये है कि हमें दिसंबर तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये इतना उससे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो था जो मैंने करा था, ठीक है, मेरे दिमाग में था कोई बात नहीं आता ना, करेंगे जितना होगा करेंगे। तो दिसंबर तक पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है और उसके साथ साथ PYQ मेंस ख़त्म करना है, ठीक है। कोचिंग की मॉड्यूल करो साथ साथ जितनी बन रही है, 70-80% करो, जो तुम्हारा डाउट आ रहा है डिस्कस करो। PYQ मेंस तुम्हारा दिसंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम JEE मेंस 1 देंगे। JEE मेंस 1 में तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम होता है, मतलब इतने लोग हैं, तुम बस ये सोचो कि कितने लोग तुम्हें आके ये बोलते हैं यार मैं JEE मेंस 1 में टारगेट करूँ या JEE मेंस 2, ये तो बहुत लोग पूछते हैं। इसका मतलब तुरंत देखो ना कि आधे लोग जब यही नहीं सोच रहे कि JEE मेंस 1 मेरा टारगेट है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन कम है। JEE मेंस 1 में कंपटीशन जितना कम होता है उतना कम कहीं नहीं होगा, किसी पेपर में नहीं होगा। तो हमें JEE मेंस 1 फोड़ना है, तो हमने दिसंबर तक अपना सिलेबस कर लिया JEE मेंस का। उसके बाद हम जनवरी में बैठ के JEE मेंस के एक्चुअल पेपर देंगे, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे 3 घंटे बैठ के, ठीक है। तुम 2023, 2022 इन सब के तो इतने भरपूर पेपर हैं, तीनों ईयर के ही, हर इतने शिफ्ट हैं, इतने सेशंस थे, तुम इनकी एक्चुअल पेपर बैठ के 3 घंटे दो, ठीक है। अब जनवरी ये हो गया, अब हमने जनवरी में अच्छी तैयारी तक कर ली,
तो हमारा मेंस एक सिक्योर हो गया। अब मान ले मेंस ख़राब हो गया तो कोई नहीं, दूसरा अटैम्प्ट तो है ही हमारे पास, लेकिन हमारे दिमाग में वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमारा दूसरा अटैम्प्ट है काम, हमारा एम है पहला अटैम्प्ट, ठीक है। तो फिर अगर ख़राब हो गया तो कोई नहीं, दूसरा अटैम्प्ट देंगे, ठीक है। और अगर अच्छा हो गया तो फिर अगले 4 से 5 महीने हमारे पास प्योरली जेईई एडवांस के लिए, और उसमें हम बिल्कुल एस्केलेट कर देंगे, ठीक है। एडवांस स्पेसिफिक वीडियो उस टाइम एक बार आऊँगा मैं। अभी शॉर्ट टर्म प्लान हमारा ये है अगले 6 महीने का, ठीक है। अब फिर हमारे जो 4 महीने उसमें एडवांस के प्रॉपर पेपर वगैरह देंगे, उसकी अलग वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो कर लो। उसके बाद देखो, अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, जो बिल्कुल उस लूप में फंस गई है कि नहीं हो पा रहा मुझसे और मैं बना ही नहीं हुआ IT के लिए, तो उसके लिए मैं बस ये बोलूँगा कि अभी ये सिनेरियो आने का टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इम्पैक्ट वर्सेस टाइम कर्व है ना, मेरे हिसाब से, मेरी ही सोच है कि जो तुम्हारा इम्पैक्ट होता है कि तुम जो अभी काम कर रहे हो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में, वो टाइम के साथ ऐसा होता है कि ये तुमने 11th शुरू की और ये तुम्हारा जेईई का दिन है। ये कर मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से होगा, एसिम्प्टोटिक। मतलब एडवांस वाला तो ऑब्वियसली एसिम्प्टोटिक होगा, उस दिन तुमने जो कर दिया सब कुछ उसी से है, ठीक है। लेकिन 11th के स्टार्टिंग में अगर तुमने एक दिन नहीं पढ़ा एज़ कम्पेयर टू एक दिन पढ़ा, तो उतना एक्चुअल फाइनल ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा कि 11th के दूसरे हफ्ते में मैंने एक दिन नहीं पढ़ा था तो उससे मेरा एडवांस निकला और नहीं निकला। लेकिन जब तुम 12th में आओगे ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं 12th आता है, 12th। तो अभी भी तुम जितना सोच रहे हो ना कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं, एक्चुअली उतना है नहीं। अगर बिल्कुल आइडियली चलेगा तो फिर इस कर्व पे चल रहे हो तुम, बिल्कुल आइडियली चल रहे हो फुल इम्पैक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कंपटीशन है जो बहुत आगे है तुमसे, वो यहाँ है, और तुम कहो तुम अभी कुछ नहीं किया हो, ठीक है, मान लेते हैं तुमने बिल्कुल जीरो किया है अब तक, तुम यहाँ हो, गैप अभी उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन जाएंगे, अगर तुम काम नहीं करोगे तो वो गैप बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तुम जैसे जैसे लेट करोगे उतना गैप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी भी पिकअप कर लिए ना, तो मे बी 100% तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओ, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला पाओ मे बी, लेकिन तुम उनके बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। मतलब इसकी गारंटी है, 101% गारंटी है, क्योंकि ये मैंने खुद करा था, ठीक है। मुझे रियलाइज़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं उनसे थोड़ा पीछे हूँ अभी, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है जितना मैं कवर नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो ये करना है, ड्रॉप लेना है कि नहीं, इसका बस एक सीधा सा जवाब है कि अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है और मैं बढ़िया करूँगा, मतलब किसी और को देख के नहीं कि यार वो बंदा ड्रॉप ले रहा है और मैं तो ये कॉलेज जा रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं होगा, मुझे भी ड्रॉप लेना चाहिए, तो फिर ड्रॉप मत लो, ठीक है, कोई सेंस नहीं उस बात। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर है कि हाँ मैं 1 साल और लगाऊंगा और अपना 100% दूंगा और मैं एक IT पहुँचूँगा, तो पक्का ड्रॉप ले लो, ठीक है। 1 साल कहीं नहीं जाता यार, मतलब तुम ये सोचो कि तुम 1 साल और लगा रहे हो, मे भी बहुत लोग अभी तुम्हें बोलेंगे ये ड्रॉप ईयर में रिजल्ट नहीं आता, या फिर ड्रॉप क्यों ले रहे हो, कोई सेंस नहीं है। तुम अपने पे बिलीव रखो पूरे टाइम, ठीक है। और बस अपने दिमाग में ये रखना कि अगर तुम श्योर हो कि मैं मेहनत करूँगा, तो फिर 1 साल एक्स्ट्रा लगा के तुम अगले 50 से 60 साल अलग कर सकते हो, ठीक है। तुम एक बिल्कुल अलग कॉलेज पहुंच सकते हो, और तुम्हें पता है किस लेवल की अलग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि ड्रॉपर्स भी, जो पीछे 3 कैटेगरी डिस्कस की है ना, ड्रॉपर्स में मैं समझता हूँ कि ये तीनों कैटेगरी में तुम फॉल करोगे। पहले तो वो वाले ड्रॉपर्स हो गए जिनका सिलेबस हो गया था, या फिर फॉर सम रीज़न वो पर्टिकुलर दिन एग्ज़ाम ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंट वाले ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे थोड़े से कन्फ्यूज्ड, जिनमें तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मतलब मेरा सिलेबस थोड़ा सा रह गया था या फिर कुछ ये गलती रह गई थी, तो वो वाले केस हो गई। और दूसरे थोड़े परेशान। तो मैं देखो सिर्फ इसमें तो क्या है ना कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा सिलेबस हो गया है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। तुम जितने टेस्ट दोगे तुम इतना रिफाइन करोगे टेस्ट देने वाली स्किल में, और फिर D-Day पे ख़राब होने का चांस उतना कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो फिर मैं बोलूँगा कि अब वो काम मत करना कि जैसे होता है ना कि मैं रोटेशन छोड़ के चला जाता हूँ, बहुत टफ है क्या और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अब वो मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 6 + 6 महीने हैं, तो टाइम तो तुम्हारे पास भरपूर है, ठीक है। तो सिलेबस अब नहीं छोड़ना, और जो पीछे ये वाली चीज़ बताई थी ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉलो करो, सेम एज इट इज़ फॉलो करो, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और फिर लास्ट में देखो परेशान नहीं होना, ठीक है। ऑब्वियसली टफ होगा, और जेईई अगर नहीं निकला तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर टफ होगा ही वो, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में रखो कि 70 से 80% गेम मेंटल है, ठीक है, और बाकी अच्छे से करो। अब इसके बाद पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये देखो, ये ना जेईई एडवांस के लिए, एडवांस में क्या है कि तुम्हारे पास 50% पेपर हमेशा डुएबल आता है, 30% ईजी आता है और 20% टफ आता है।
तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है। अगर तुम्हें 1 लानी है और तुम्हें ये कन्फ्यूजन है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आ जाएगी भैया, मुझे 1 पे पहुंचना है, तो आई वुड से आई एम सॉरी, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा ये एम है कि मुझे एक अच्छी IIT पहुंचना है, तो फिर ये समझो कि तुम्हें टफ प्रॉब्लम करना ही नहीं है। तुम्हें टफ प्रॉब्लम क्यों करना है भाई? तुमने अगर ईजी कर ली है और डुएबल कर ली है, मान ले 100% एफिशिएंसी से तुमने ईजी और डुएबल सारे कर लिए, तो 80% मार्क्स आएंगे, इनमें तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 10 वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें बात को समझो, अगर तुमने ईजी काले कर लिए अच्छे से तो 30 आ गया। उसके बाद डुएबल में अगर तुमने थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा और स्ट्रगल किया, तुमने 10% भी और कर लिए, तो 40% नंबर आ गए ना। 40% पे IIT दिल्ली मिलना पक्का है, ठीक है। IIT दिल्ली मिलना पक्का है। मेरे 50% मार्क्स थे एग्जैक्ट, मतलब 50% नहीं, मेरे 200 मार्क्स थे आउट ऑफ कितने का पेपर था, 360। तो इतने मार्क्स पे हमारे टाइम पे तो 400 रैंक गई थी ऑलमोस्ट, 400 से थोड़ी अंदर। तो मतलब तुम समझो कि एडवांस में तुम्हारे हाई परसेंटेज नहीं लाना, तुम्हें पेपर छोड़ना आना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए ये टफ है, इसको मैं छोड़ूंगा। एडवांस अगर मतलब इट इज़ अ पेपर ऑफ रिजेक्शन नॉट अ पेपर ऑफ सिलेक्शन, ऐसा बोलते हैं ना, तो तुम भी अपने आप को वैसे तैयार करो ना। इट इज़ अ पेपर ऑफ रिजेक्टिंग क्वेश्चन नॉट सेलेक्टिंग क्वेश्चन। मतलब तुम्हें ये नहीं करना कि तुम पेपर दिए और ट्राई सही करते जा रहे हो। तुम्हें पेपर में जाके सेलेक्ट करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन नहीं करना। इट इज़ अ पेपर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। और अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मैं ये रखता था कि मैंने पहले केमिस्ट्री की, फिर मैं फिजिक्स करता था, फिर मैथ्स, और फिर केमिस्ट्री, फिर मार्क। तो मार्क बेसिकली मार्क फॉर रिव्यू वाला टैब यूज़ करना, जो तो तुम्हें लग रहा है कि बाद में आगे कर पाऊंगा वो मार्क करना। तो ये था पूरा वीडियो। अगर पसंद आया तो ज़रूर बताना। थोड़ी मेहनत लगी और काफ़ी टाइम लग गया है वीडियो बनाने में। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है और तुम्हें जो जो चाहिए बता दिया है। अगर तुम्हें और भी कोई डाउट हो तो फिर तुम इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं ईमेल पे भी एक्टिव हूँ, तो मुझे ईमेल एक ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और 2024 में छोड़ देना। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।